एक बच्चा 12 साल का जो अपने घर की छत के दीवार पर चढ़ा है और उस पर चल रहा है, उसके कानों में किसी इंसान की आवाज गूंज रही है। कम ऑन चिंटू, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो। अगर तुमने ये लेवल क्रॉस कर लिया तो तुम जीत जाओगे और तुम्हें एक बड़ा सा बोनस मिलेगा। आओ चिंटू, आ जाओ। चिंटू आगे जा रहा था, तभी वहां चिंटू की माँ उसे ढूंढते हुए आती है। चिंटू को दीवार पर चढ़ा देख वो डर जाती हैं। चिंटू, वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? नीचे आ जाओ। चिंटू की माँ उसे आवाज दे रही थी, लेकिन चिंटू के कानों में जैसे किसी की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। चिंटू की माँ जैसे ही चिंटू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, चिंटू छत की दीवार से नीचे कूद गया और उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म किया। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर राठौर ने बच्चे की लाश को अच्छी तरह से देखा। उसके पूरे शरीर पर कोई मार्क नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक जोकर का निशान बना हुआ था, एक भयानक जोकर। वो निशान बना देख इंस्पेक्टर राठौर को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने लड़के की मां से बात की। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं कि आपको अपने बेटे की मौत का कितना दुख है, लेकिन हमें अपनी प्रोसेस तो पूरी करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके बेटे चिंटू को ड्राइंग अच्छी लगती थी? नहीं सर, चिंटू ड्राइंग नहीं करता था। उसे तो गेम्स खेलने अच्छे लगते थे। क्या चिंटू के हाथ पर ये निशान पहले से है? नहीं सर, इससे पहले कभी मैंने चिंटू के हाथ पर ये निशान नहीं देखा था। चिंटू की माँ की बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर हैरान रह गए। इंस्पेक्टर राठौर ने चिंटू का मोबाइल चेक किया, लेकिन उन्हें ऐसा कोई गेम नहीं मिला जो किसी जोकर से रिलेटेड हो। एक 12 साल का लड़का आत्महत्या क्यों करेगा? चिंटू की माँ से बाकी की इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राठौर किसी सोच में थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कामिनी। क्या हुआ सर, आप किस सोच में पड़े हैं? कामिनी, कल जो हादसा हुआ है चिंटू के साथ, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। उसकी माँ ने कहा कि उसने चिंटू को आवाज दी थी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? सर, ऐसा तो नहीं कि चिंटू की माँ हमसे कुछ छुपा रही है? सर, चिंटू की माँ की बातों से तो हमें अपने बचपन की बात याद आ गई। हमारी दादी कहती थी कि पहले गांव में रात को एक आदमी घूमता था जो छोटे बच्चों को सम्मोहित करके उनसे अपना काम करवाता था, जैसे चोरी, मारपीट। लालू पटेल की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर को कुछ शक हुआ। कामिनी, ऐसा तो नहीं है कि कोई है जो छोटे बच्चों को हिप्नोटाइज करके उन्हें मार रहा हो? लेकिन सर, जब हमने चिंटू की माँ से बात की थी, तब उन्होंने बताया था कि उस वक्त घर पर सिर्फ चिंटू और वही थी, तीसरा कोई नहीं आया था। तो कैसे कोई कुछ कर सकता है? थोड़ी देर बाद लालू पटेल लैपटॉप लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास गए और उन्हें उस जोकर के टैटू की इंफॉर्मेशन दिखाने लगे। सर, खबर मिली है, ये टैटू एक गेम का थंबनेल है और ये एक अजीब गेम है। अजीब मतलब? वो तो पता नहीं सर, अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है। कामिनी, इस गेम की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके सर। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। किसी ने कॉल पर बताया कि एक छोटे बच्चे ने अपने रूम में आत्महत्या कर ली है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जल्दी से वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक 12 साल के लड़के की डेड बॉडी उसके रूम में बेड पर पड़ी है और साइड में उसके माँ बाप रो रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने उस डेड बॉडी के पास जाकर देखा तो उसके हाथ में भी वही निशान था। ये देखकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी चौंक गए। कहीं ये उसी गेम की वजह से तो नहीं हुआ है? अब तो ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ये सब कैसे हुआ? आप कुछ जानती है मैम? मैं तो किचन में काम कर रही थी। आरव स्कूल से वापस आया और अपने कमरे में गेम खेलने के लिए बैठ गया।
वो मुझे बहुत शांत लगा। उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए मैं उसके कमरे में गई और ये सब। सर, सारी बातें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। ये बच्चा भी गेम खेलते खेलते मरा है। हमें जल्द से जल्द ये मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी कामिनी, नहीं तो पता नहीं और कितने बच्चों की जान जाएगी। सही कहा सर। बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कामिनी और राठौर वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। कामिनी, शहर के सारे उन आदमियों को पकड़ो जो जोकर बनकर हंसाते हैं। हो ना हो ये किसी जोकर का ही काम है। अगले दिन लालू पटेल और कामिनी ने सभी जोकरों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आए। हमें यहाँ क्यों लाया है सर? हमने क्या किया है? हाँ, हमें यहाँ क्यों लाया है सर? हमने क्या किया है? आप सबको यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि शहर में आए दिन किसी न किसी बच्चे की मौत हो रही है और ये सब जो कोई भी कर रहा है वो एक जोकर है या जोकर के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसीलिए आप सबको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन सर, उसमें हमारी क्या गलती? और उस खूनी को आप कैसे पकड़ेंगे? आपके पास तो उसके खिलाफ कोई सुराग भी नहीं है। आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमें अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर राठौर ने सभी जोकरों की तलाशी ली और उनसे पूछताछ की। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। फिर उन्होंने हर स्कूल में होने वाले मैजिक इवेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। हर स्कूल में क्राइम ऑफिसर्स की एक टीम तैनात की गई। इंस्पेक्टर राठौर भी एक स्कूल में गए थे अपनी टीम के साथ। जहां पर मैजिक इवेंट होता, पुलिस वहां बारीकी से नजर रखती। एक स्कूल में इवेंट के दौरान जोकर ने एक लड़के को अपने पास बुलाया और उसे कुछ मैजिक दिखाए। शो खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने उस जोकर का पीछा किया। वो जोकर स्कूल के बाहर गेट पर एक बच्चे से बात कर रहा था। इंस्पेक्टर राठौर के वहां पहुंचने से पहले ही वो जोकर वहां से निकल गया। राठौर उस बच्चे के पास गया। बेटा, वो कौन था और तुमसे क्या बात कर रहा था? लेकिन वो बच्चा बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर राठौर को शक हुआ कि कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन्होंने स्कूल में जाकर उस जोकर की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ जोकर के फोटोज और लैंडलाइन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं था। इंस्पेक्टर राठौर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस तक पहुंच कैसे सकते हैं। 2 दिन बाद उस जोकर के घर लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। शहर के एक बड़े स्कूल में मैजिक शो के लिए उसे बुलाया जा रहा था। हेलो, मैं मुंबई के दिव्या निकेतन स्कूल से बात कर रही हूँ। हम हमारे स्कूल में एक मैजिक शो करना चाहते हैं। क्या आप ये शो कर सकते हैं? श्योर। ओके, मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। उस लेडी ने जोकर को सारी डिटेल्स बताई। 2 दिन बाद वो जोकर अपने टाइम पर स्कूल में आया और सीधे स्टेज पर गया। जोकर ने थोड़ी देर अपनी अदाकारी दिखाई और जैसे ही वो शो खत्म करके निकला, पीछे के रास्ते से इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने उसे पकड़ लिया। जोकर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने इंस्पेक्टर राठौर को धक्का दिया और वहां से भागने की कोशिश की। लालू पटेल ने अपना डंडा जोकर के पैरों में डाला, जिससे जोकर नीचे गिर गया। कामिनी और राठौर ने उसे पकड़ा और जोर का तमाचा मारा। उसके बाद उसके चेहरे का नकाब उतारा। ये वही जोकर था जो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राठौर से सवाल कर रहा था। जोकर को थोड़ा टॉर्चर करने के बाद जोकर ने बताया कि उसका नाम जॉन है। 2 साल पहले उसकी भी एक हंसती खेलती जिंदगी थी। उसका एक बेटा भी था 12 साल का। उसे वीडियो गेम खेलने की आदत हो गई थी। वो ज्यादा समय मोबाइल में वीडियो गेम खेलने में लगाता था और इसी वजह से उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया और उसकी मौत हो गई। तभी मैंने सोच लिया था कि जिस गेम की वजह से मेरे बेटे की जान गई है, मैं बाकी बच्चों को भी उसी गेम से मारूंगा। जोकर ने बताया कि उसने एक ऐसा गेम बनाया है जिसे किसी भी मोबाइल में सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन किया जा सकता है। 1 घंटे के बाद वो गेम अपने आप मोबाइल से डिलीट हो जाता है। स्कूल में मैजिक शो करते समय वो किसी भी एक बच्चे को अपना टारगेट बनाता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उस बच्चे के पास जाकर उसको हिप्नोटाइज कर लेता था
और उस गेम की लिंक उस बच्चे को देता था। घर जाकर बच्चा उस गेम को अपने मोबाइल में डाउनलोड करता था और फिर गेम के जरिए वो उस बच्चे से सुसाइड करवाता था। हिप्नोटाइज होने की वजह से वो बच्चे वही करते थे जो वो कहता था। तुम्हारे बच्चे की जान गई तो उसमें इन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? तुम अगर चाहते तो अपने बच्चे का एग्जाम्पल देकर बाकी बच्चों की जान भी बचा सकते थे, लेकिन एक क्रिमिनल कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। तुम्हें पकड़ने के लिए हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके ये मैजिक शो अरेंज करवाया था। अब जेल में मैजिक की प्रैक्टिस करना। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कामिनी ने प्रियंका को अरेस्ट किया है और उससे पूछताछ कर रही है। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब और किसके कहने पर किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तुमने जो किया वो गलत किया या सही किया ये हम तय करेंगे। वारदात की जगह रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद भी तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। संजू सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठकर नहाने के लिए जाता है और फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगता है और अपनी बेटी को आवाज लगाता है। सोना, सोना बेटा, सुना बेटा, उठो बेटा, चलो रेडी होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से एक लड़की अपने हाथ में डॉल लेकर नीचे आई। पापा, आज आपने क्या बनाया है? आज हमने आपका और आपकी किटी का फेवरेट ऑमलेट बनाया है, वो भी चीज वाला। ओह थैंक यू सो मच पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। ऐसा कहकर सोना ने अपने पापा को गले लगाया और बाद में दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर डॉक्टर संजू हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए। सोनू बेटा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं बाहर से डोर लॉक कर दूंगा, ओके? ओके पापा। संजू घर लॉक करके हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक पेशेंट का कॉल आया। हेलो, बोलो समीर। डॉक्टर, क्या आप आज फ्री हैं? मुझे अपने बेटे के लिए आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी। समीर, पेशेंट्स के लिए मैं कभी भी बिजी नहीं रहता, ये मेरा काम नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं 15 मिनट में हॉस्पिटल आ जाऊंगा, तुम भी आ जाओ। थोड़ी देर में संजू हॉस्पिटल पहुंच गया। प्रियंका संजू के हॉस्पिटल की नर्स थी। संजू के आने से पहले ही वो उसकी कैबिन ठीक करके रखती और सारे पेशेंट्स की फाइल्स मैनेज करके रखती। संजू कैबिन में आकर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका, आज किस किस की अपॉइंटमेंट है? प्रियंका ने अपॉइंटमेंट लिस्ट संजू को दे दी। संजू लिस्ट चेक कर ही रहा था कि बाहर से डोर खटखटाने की आवाज आई। यस, कमिंग। समीर अंदर आया। सर प्लीज, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप कुछ तो कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। संजू ने समीर के बेटे को अंदर बुलाया और उसे चेक किया। प्रियंका बंटी को बाहर ले आई। उसके बाद डॉक्टर संजू ने बताया कि बंटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमें फौरन उसकी सर्जरी करनी होगी और सर्जरी के लिए मिनिमम 2 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन इसमें मैं अपनी फीस नहीं लूंगा। तुम सिर्फ 1.5 लाख का इंतजाम करो और मैं अपने कुछ चिल्ड्रन चैरिटी वाले दोस्तों को जानता हूँ, मैं उससे भी बात कर लूंगा, हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। समीर ने संजू को थैंक यू कहा और वहाँ से निकल गया। संजू ने भी अपने बाकी के पेशेंट्स को देखा और फिर वहाँ से अपने घर चला गया। घर जाते ही वो अपनी बेटी के पास गया और उसने उसे चॉकलेट दी। फिर वो फ्रेश होने चला गया। अगले दिन फिर वो अपनी बेटी से मिलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। संजू सभी चैरिटी वाले से बात कर रहा था बंटी के ऑपरेशन की हेल्प के लिए। जब वो बात कर रहा था तब प्रियंका संजू को अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। संजू कॉल पे समीर से बात कर रहा था। हेलो समीर, क्या तुम अभी मेरे हॉस्पिटल आ सकते हो? ओके सर, मैं अभी आता हूँ। समीर जल्दी से हॉस्पिटल आ गया। संजू ने समीर को बताया कि बंटी के ऑपरेशन के लिए चैरिटी से 1 लाख की मदद मिली है। ये बात सुनकर समीर बहुत खुश हुआ और संजू को थैंक्स बोलने लगा। समीर अपने घर गया
और खुशी से अपने बच्चे को गले लगा लिया। अगले दिन समीर बंटी को लेकर हॉस्पिटल गया। संजू ने उसे चेक किया। प्रियंका को बंटी को दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहा। प्रियंका उसे अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद संजू बंटी के पास गया, लेकिन बंटी बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही संजू बंटी के पास गया, बंटी वहाँ से भाग गया और समीर के पास गया। वो घबराता हुआ समीर से बोला, पापा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है पापा, प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। बंटी का ये अजीब सा बर्ताव देखकर संजू और समीर हैरान रह गए। घर जाने के बाद समीर ने बंटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बंटी ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ एक ही बात बोलता रहा कि उसे वहाँ नहीं जाना है। शाम को जब संजू वापस घर गया तो उसकी बेटी सोनू सो चुकी थी। संजू ने लाइट्स ऑफ की और वो भी सोने के लिए चला गया। सुबह सोनू संजू के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए जिद करने लगी। संजू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। ओके, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम वहां पर किसी से बात नहीं करोगी और ना ही किसी को उसके काम में डिस्टर्ब करोगी। ओके पापा। संजू अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल गया। कैबिन में जाने के बाद सोनू साइड के सोफे पर आराम से बैठी थी। फिर वहां पर समीर आया। उसने बंटी के अजीब से बिहेवियर के बारे में संजू को बताया। तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है शायद बंटी सर्जरी के नाम से डर गया होगा। मैं बात करता हूँ उससे। समीर और संजू ने बंटी को समझाया। तभी वहां पर सिस्टर प्रियंका आ गई। उसे देख बंटी फिर से डर गया। बंटी का ये बिहेवियर संजू और समीर को हैरान कर देने वाला था। शाम को संजू अपनी बेटी के साथ घर लौटा। 3 दिन बाद बंटी के सर्जरी की डेट थी। संजू बंटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। बंटी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और बेड पर सुलाया गया। थोड़ी देर बाद जब संजू ऑपरेशन थिएटर में गया तो वहाँ बंटी नहीं था। समीर, संजू और हॉस्पिटल के स्टाफ ने बंटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। एक स्टाफ ने बताया कि एक नर्स जिसने अपना मुंह ढका हुआ था, वो एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के पीछे वाली साइड पर गई है। समीर ने फौरन पुलिस को फोन किया। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर सर, मैं समीर बात कर रहा हूँ। आप प्लीज सहारा के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं? एक नर्स मेरे बच्चे को भगा कर ले गई है। हम 5 मिनट में वहां आ रहे हैं। प्रियंका संजू को लेकर भाग ही रही थी कि सामने से कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहां आ गए और उन्होंने प्रियंका को रंगे हाथों पकड़ लिया। कामिनी, ये ऐसे नहीं बताएंगे। इनके पतिदेव को भी पुलिस स्टेशन में लाते हैं। क्या पता वो भी इस क्राइम में इनके साथ हो। ये बात सुनकर प्रियंका की पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका ने बताया कि मेरे पति का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसने ये सब कुछ अकेले किया है। मैंने बंटी को किडनैप जरूर किया था सर, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। मतलब? इंस्पेक्टर राठौड़ संजू को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आए। वाह, मानना पड़ेगा आपको डॉक्टर संजू। क्या मैनेजमेंट है आपकी। सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से संभाली कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि जिस इंसान को लोग देवता मानते हैं वो एक राक्षस भी हो सकता है। संजू एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने क्या किया है सर? मैं तो बस अच्छे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना सर। प्रियंका ने बताया कि डॉक्टर संजू की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो भले ही एक डॉक्टर है, लेकिन वो एक साइको भी है। वो अच्छा डॉक्टर बनने के चक्कर में खुद ही केमिकल की दवाई बनाते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट बच्चों पर करते हैं। इसमें कई बच्चों की जान चली गई है। प्रियंका के बेटे का इलाज भी उसी हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर संजू ने उसे अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया और उसकी मौत हो गई। बंटी के साथ भी वो वही करने वाला था, इसीलिए वो बंटी को लेकर भाग गई थी। तुम अपने एक्सपेरिमेंट में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। वो भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के दौरान मर गई बेचारी। डॉक्टर पागल की तरह बिहेव करते हुए। नहीं, मेरी बेटी जिंदा है। जिंदा है मेरी बेटी।
वो कहीं नहीं गई है मुझे छोड़कर। वो हमेशा मेरे पास ही रहती है। प्रियंका ने बताया था कि डॉक्टर संजू की एक बेटी भी थी जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी भी मौत हो गई, और ऐसा कई सालों से चलता आ रहा था। प्रियंका को ये बात तब पता चली जब उसके बेटे की मौत के बाद उसने डॉक्टर संजू को आईने के सामने बात करते हुए देखा था। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस एक्सपेरिमेंट किया था प्रियंका के बेटे पर। अब वो मर गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, वो तो अपने आप ही मर गया। कमजोर था बेचारा, इंजेक्शन की पावर शायद सहन नहीं कर पाया। ये सारी बातें प्रियंका चुपके से सुन रही थी। वो तभी अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास डॉक्टर संजू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब उसके पास सबूत था, उन सारे बच्चों की झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स जिन पर संजू ने एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार डाला था। ये सारे रिपोर्ट संजू कहाँ छुपा कर रखता था ये प्रियंका पहले नहीं जानती थी, लेकिन आज सर्जरी से पहले जब संजू हॉस्पिटल के एक कमरे में गया जहाँ किसी और को जाने की परमिशन नहीं थी, तब प्रियंका ने उसका पीछा किया और संजू वहाँ से लॉक लगाकर बाहर निकला तो प्रियंका ने उसे धक्का दिया और उसके जेब से कमरे की चाबी चुरा ली। प्रियंका ने चुपके से अंदर जाकर देखा तो सारी रिपोर्ट्स वहीं पर थी। तब उसका ध्यान उसकी घड़ी पर गई। बंटी की सर्जरी के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसीलिए वो बंटी को ऑपरेशन थिएटर से भगा कर ले गई ताकि वो सर्जरी को रोक सके। संजू की बेटी को मरे हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी बेटी सिर्फ उसके इमेजिनेशन में जिंदा थी। इंस्पेक्टर राठौर समझ गए थे कि अगर संजू बाहर रहा तो और भी बच्चों को इससे खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने संजू का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसका इलाज हो सके। हमने ये केस आसानी से सॉल्व तो कर दिया, लेकिन उन बच्चों को न्याय नहीं दिला पाएंगे सर, जो इस एक्सपेरिमेंट में मारे गए। हम जनता के रक्षक हैं कामिनी। हम जुर्म को कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। जुर्म के कई चेहरे हैं, इसलिए आप सबसे विनती है कि हम तो हैं ही आपकी रक्षा के लिए, लेकिन आप भी अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। वाह सर, क्या बात कही है आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। सर, बहुत दिन हो गए, कोई केस नहीं आया। मतलब छोटे मोटे केस तो आते ही थे, मतलब ऐसा बड़ा कोई केस नहीं आया। कामिनी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई बड़ा केस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे इलाका भी सुधर चुका है, शांत है। शायद ये भी हो सकता है कि हमारे इलाके के सभी गलत लोग सुधर गए हों। ये इंस्पेक्टर राठौर का इलाका है सर, ज्यादा देर शांत नहीं रह सकता। देखिएगा, आज कोई ना कोई बुरी खबर तो आ ही जाएगी। मैंने कहा था ना सर, हमारा इलाका शांत नहीं रह सकता। देखिए, केस आ ही गया। मतलब कोई केस है या नहीं ये उधर जाकर ही पता चलेगा। पर हमारे इलाके के पास जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर एक आदमी की लाश मिली है। तो चलो आज की ड्यूटी शुरू करते हैं। सर, लगता है ट्रेन ने बहुत बुरी तरह से कुचला है। सारे बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। देखिए, यही रखे हैं। पर इसका सिर कहाँ है? सर, लगता है ट्रेन के टकराव के कारण कहीं दूर जाकर गिरा होगा। मैंने टीम को बोल दिया है कि आसपास के इलाके में ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पता नहीं कैसे ट्रेन के नीचे आ गया होगा ये। मुझे तो एक्सीडेंट का केस लग रहा है सर। शराब पीकर आया होगा और नशा चढ़ने के कारण ट्रेन का पता नहीं चला होगा, इसलिए मर गया बेचारा। देखो ना,
दिन की शुरुआत ही खून से हो गई। आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। सर, सुबह जो लाश मिली थी रेलवे ट्रैक के पास, तो उसके पास से हमें कुछ सामान मिला है। उन्हें देखने के बाद ये पता चलता है कि शायद ये आदमी ट्रेन पकड़ने जा रहा था। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर उसे ट्रेन पकड़नी थी तो वो स्टेशन क्यों नहीं गया? ये बीच में रेलवे ट्रैक पर क्या कर रहा था? हाँ सर, ये तो गौर करने वाली बात है। सर, और 2 लाशें मिली उसी जगह पर, उसी हालात में। कामिनी, अब ये केस मुझे एक्सीडेंट का नहीं लग रहा। जरूर कुछ अलग बात है। सर, ये 2 लाशों के बॉडी पार्ट्स पहले बॉडी की तरह सभी बॉडी पार्ट्स बुरी तरह से कुचल गए हैं। और सर, इनमें अलग बात ये सामने आई है कि लगता है इन दोनों को ट्रैक से बांध कर रखा था। दोनों के हाथ पैरों पर बांधने के निशान हैं। मतलब ये कि एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। कोई इन लोगों को जानबूझकर यहाँ बांधकर मरने के लिए छोड़ रहा है। कामिनी, पहले जो हमें बॉडी मिली थी उसके भी हाथ और पैरों पर बांधने के निशान थे या नहीं, अच्छी तरह से चेक करो। जी सर, मैं देखकर आपको बताती हूँ। और सर, और एक बात थी जो आपको बतानी थी। पहले बॉडी की तरह इन दोनों के सिर भी गायब है। हमारी टीम ने पहले बॉडी का सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कहीं नहीं मिला। और इन दोनों के सिर भी कहीं नहीं मिले सर। सिर कैसे गायब हो सकते हैं? मुझे लगता है कोई इन्हें ले जा रहा है। सर, एक बात और है, इन दोनों के पास भी सामान था। मतलब ये 2 लोग भी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। कामिनी, अब इस केस को एक मर्डर के एंगल से देखना पड़ेगा। एक काम करो, सभी टीम्स को कह दो कि आसपास के सभी इलाके में पूछताछ करें और जो भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब ले लें। और देखो कि कहीं कोई गाड़ी के निशान मिलते हैं नहीं। मुझे लगता है कि कोई इन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आया होगा। यस सर, मैं सभी टीम्स को अलर्ट कर देती हूँ। सर, आप क्या सोच रहे हैं? उन 3 लाशों के सिर का क्या हुआ? कोई उनसे क्या करेगा, यही सोच रहा था। सर, हम जरूर पता लगा लेंगे। टीम को रेलवे ट्रैक के पास कुछ टायर के निशान मिले हैं। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि वो किस गाड़ी के थे। बहुत अच्छे, गुड वर्क कामिनी। सर, शायद रिपोर्ट आ गई है। सर, ये तो किसी 3 पहिए की गाड़ी के निशान लगते हैं। मेरे ख्याल से किसी रिक्शा के हैं। हाँ, ये बात पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? ये लोग स्टेशन जाने के लिए रिक्शा से गए होंगे। कामिनी, रिक्शा स्टैंड पर जाओ और देखो कहीं पर सीसीटीवी लगा है या नहीं। अगर लगा है तो पिछले 2 दिन की फुटेज निकाल कर लाओ। उसे देखकर हमें पता चलेगा कि ये लोग किस रिक्शा में बैठे थे। सर, मैं फुटेज लेकर आ गई और हमें वो रिक्शा भी मिल गई है जिसमें वो 3 लोग बैठकर स्टेशन के लिए निकले थे। ये रहा रिक्शा का नंबर। चलो इस रिक्शा वाले से मुलाकात करते हैं। जरा हम भी तो जाने कि इसे 3 लोगों को मारने की क्या जरूरत पड़ गई। सर, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं और 2 हवलदार जाकर लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना। इसके पास हथियार भी हो सकते हैं। सर, ये रहा वो रिक्शा वाला। सुधीर नाम है इसका। मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये मैडम मुझे क्यों पकड़ के ले आई हैं? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि यहाँ तुम्हें क्यों लाया गया है। अब तुम्हें कुछ याद आया या मैं और मदद करूँ? सर, मारिए मत साहब। मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैंने किसी के कहने पर किया था। मुझसे कहा गया था कि लोगों को लाकर रेलवे ट्रैक पर बांध दो। हर आदमी के पीछे मुझे 10,000 दिए गए थे साहब। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? प्रोफेसर लीना ने साहब। कामिनी, जल्द से जल्द इस प्रोफेसर लीना का पता लगाओ। क्या आप ही है प्रोफेसर लीना? जी हाँ, कहिए क्या बात है?
आप इसे तो पहचानती होंगी। कमीने, तुझे कहा था ना कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जा। किस बात के तुझे इतने पैसे दिए थे? मैं बाहर ही गया था मैडम, पर इन लोगों ने मुझे वहाँ से उठा लिया। बस बहुत हो गया। अब सच सच बताइए कि ये मामला क्या है। उन 3 लोगों की हत्या क्यों करवाई? मुझे उन 3 लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे बस उनके कटे हुए सिर चाहिए थे मेरे रिसर्च के लिए। इसलिए मैंने इस सुधीर की मदद ली ताकि मुझे रेलगाड़ी से कटे हुए सिर मिल सके। अगर तुम्हें लोगों के कटे हुए सिर ही चाहिए थे तो तुम्हारे पास और भी तरीके थे। ये जानवरों जैसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मुझे शार्प कटे हुए सिर नहीं चाहिए थे। मुझे ऐसे सिर चाहिए थे जो किसी एक्सीडेंट में कटे हो। यही मेरी रिसर्च है, ताकि मैं पता लगा सकूं कि वो फिर से जुड़ सकते हैं या नहीं। आपके रिसर्च का तो पता नहीं, लेकिन उसके चक्कर में आपने 3 लोगों की हत्या कर दी है। इसके लिए आपको कम से कम फांसी की सजा हो सकती है और इस सुधीर को उम्र कैद। कामिनी, ले चलो इन दोनों को। सर, आपने एकदम करेक्ट अंदाजा लगाया था कि इनके सर कोई और ले जा रहा है। आपका भी जवाब नहीं सर। बस अपना तो ऐसा ही है।